स्टूडेंट्स, हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन। इसमें हम दो केसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, कि अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की जो है बॉडी की, सिस्टम की, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सेकंड जो है लीनियर मोमेंटम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, वो क्या रहेगी, कंजर्व। ये हमने दो केसेस यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। सबसे पहले कि हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स है, दैट इज एफ एक्सटर्नल, दैट इज फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम। फिर उसके बाद जो एम है हमारे पास टोटल मास ऑफ द बॉडी या टोटल मास ऑफ द सिस्टम, और जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन है वो क्या है, ए सी एम। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या होएगा, आर सी एम, और वेलोसिटी क्या होएगी उसकी, वी सी एम। अब सबसे पहले हम जो है रिलेशन फोर्स का, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये डिराइव किया है कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, एम ए सी एम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये इक्वेशन वहां पे थी। फिर उसके बाद जो एक्सेलेरेशन है वो होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो डी वी सी एम अपॉन डी टी लिख सकते हैं हम इसे। ठीक, फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, मतलब एफ एक्सटर्नल क्या होएगा हमारे पास, जीरो होएगा। अगर ये जीरो है तो एम डी वी सी एम अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब मास तो किसी भी बॉडी का, किसी भी सिस्टम का कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो क्या जीरो होएगा, डी वी सी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो अब हमने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है दोनों साइड। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन वन कंसिडर कर लेते हैं हम इसे, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन वन ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स क्या होगा इंटीग्रेशन की, तो यहाँ पे आ गया डी वी सी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ज़ीरो की इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो इसे हम इधर ले जा सकते हैं, ये हटा दिया तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल होगी, तो यहाँ पे आ गया वी सी एम इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, अगर किसी ज़ीरो की इंटीग्रेशन करते हैं किसी भी तो वो कांस्टेंट होती है। इसका मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। अब जो सेकंड केस है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। पहले जो है हमने ये बताना है कि जो लीनियर मोमेंटम है, जितने भी पार्टिकल हो उनकी जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो सेकंड केस हमारे पास होगा कि लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। क्या होगा इसमें कि सपोज हमारे पास कितने पार्टिकल्स हैं, मान लिया हमने कि n पार्टिकल्स हैं। ठीक है, n पार्टिकल्स, तो फर्स्ट वाले का मास जो है दैट इज m1, फिर m2 अप टू सो ऑन mn, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v1 v2 अप टू सो ऑन vn। फिर उसके बाद अगर उसका एक्सेलेरेशन है तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, a1 a2 अप टू सो ऑन an। ये हम सारा पहले लिख लेंगे कि हमारे पास कोई n पार्टिकल्स का सिस्टम है, उनका मास है जो m1 m2 m3 अप टू सो ऑन mn, एंड दे आर मूविंग विद वेलोसिटी v1 v2 v3 अप टू vn। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कि सपोज जो फोर्सेस है वो कौन सी अप्लाई हो रही हैं, फर्स्ट पार्टिकल पे F1 है, दूसरे पे कितनी है, F2 है, अप टू सो ऑन, ऐसे ही nth पार्टिकल पे Fn है। तो टोटल जो एक्सटर्नल फोर्स होएगी n पार्टिकल्स की वो क्या होगी कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू सारी फोर्सेस जो है पार्टिकल्स पे लग रही है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस अप टू सो ऑन, सम ऑफ फोर्सेस ऑफ n पार्टिकल्स। उसके बाद हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, m1 a1 वेक्टर, सिमिलरली F2 इज इक्वल टू m2 a2 वेक्टर।
और सो ऑन एफ एन इज इक्वल टू एम एन ए एन वैक्टर। तो क्या आ जाएगा, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम वन ए वन वैक्टर प्लस एम टू ए टू वैक्टर अप टू सो ऑन एम एन ए एन वैक्टर, ये आ जाएगा। अब फिर से कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, तो क्या होगा, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स अगर हम इस इक्वेशन में ज़ीरो पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, एम वन ए वन वैक्टर प्लस एम टू ए टू वैक्टर प्लस अप टू सो ऑन एम एन ए एन वैक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने जो ए है, ए वन, हमें पता है कि जो ए वन है वो किसके इक्वल होता है, डी वी वन अपॉन डी टी के। सिमिलरली ए टू किसके इक्वल है, डी वी टू अपॉन डी टी के। एंड अप टू सो ऑन ए एन किसके इक्वल है, डी वी एन अपॉन डी टी के। तो सारी जो वैल्यूज़ है इस इक्वेशन में पुट कर देनी है हमने। क्या आ जाएगा, एम वन डी वी वन वैक्टर अपॉन डी टी प्लस एम टू डी वी टू वैक्टर अपॉन डी टी प्लस अप टू सो ऑन एम एन डी वी एन वैक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। इसके बाद डी बाई डी टी जो है कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि एम वन तो कांस्टेंट है, इसकी डिफ्रेंशिएशन नहीं होएगी, ठीक है। तो एम वन वी वन वैक्टर प्लस एम टू वी टू वैक्टर प्लस अप टू सो ऑन एम एन वी एन वैक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करना है इस इक्वेशन को। फिर से क्या आ जाएगा, अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो डी एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस अप टू सो ऑन एम एन वी एन वैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो डी टी। तो ये आ जाएगा कॉन्स्टेंट, ठीक है। इधर इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन कैंसिल, तो एम वन वी वन वैक्टर प्लस एम टू वी टू वैक्टर प्लस अप टू सो ऑन एम एन वी एन वैक्टर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये फर्स्ट पार्टिकल की है, लेट इट बी पी वन वैक्टर। ये सेकंड पार्टिकल की है प्लस पी टू वैक्टर। थर्ड की क्या हो जानी है, पी थ्री प्लस अप टू सो ऑन पी एन वैक्टर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, तो इसे हम इक्वल रख लेते हैं। टोटल मोमेंटम जो है कैपिटल पी एंड दिस इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री अप टू पी एन। ये क्या आ गया हमारे पास, कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो ये तो कंजर्व होगी। अब ये था कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड। अब इसके बाद हमें पता है कि जो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल, उसके लिए जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर था आर सी एम। आर सी एम क्या वैल्यू थी एन पार्टिकल्स के लिए, एम वन आर वन वैक्टर प्लस एम टू आर टू वैक्टर प्लस अप टू सो ऑन एम एन आर एन वैक्टर अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस अप टू सो ऑन एम एन। ये था। तो टोटल मास कितना था, एम, इसकी जगह हमने एम पुट कर देना, कैपिटल जी हमने किया हुआ है पहले, वन बाय एम, ये आ गया एम टू आर टू वैक्टर प्लस अप टू सो ऑन एम एन आर एन वैक्टर। अब जो है हमने इस इक्वेशन को, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो हमने डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन को बोथ साइड। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी बाई डी टी ऑफ आर सी एम वैक्टर इज इक्वल टू 1 बाई एम। तो इस एक एक टर्म की इंटीग्रेशन हो जाएगी, या पहले एक स्टेप में आप ऐसे लिख सकते हो, डी बाई डी टी एम वन आर वन वैक्टर प्लस एम टू आर टू वैक्टर प्लस अप टू सो ऑन एम एन आर एन वैक्टर। तो एक एक टर्म की हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ये क्या हो गया, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, इट विल बिकम वी सी एम वैक्टर इज इक्वल टू 1 बाई एम, यही आ गया एम वन डी आर वन बाई डी टी प्लस एम टू डी आर टू बाई डी टी प्लस अप टू सो ऑन
mn/dRn/dt। तो ये भी क्या पुट कर देंगे हम, ये वेलोसिटी है v1 वेक्टर, ये क्या है v2 वेक्टर, और ये क्या है vn वेक्टर। तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे vcm वेक्टर इज इक्वल टू 1/m m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस अप टू सो ऑन mn vn वेक्टर। ये हम इधर डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई कर देना है हमने। तो क्या आ गया, मल्टीप्लाई करके कैपिटल M V C M इज इक्वल टू M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर प्लस अप टू सो ऑन MN VN वेक्टर। ये आ गया। अब ये क्या है मोमेंटम, ये P1 है, ये क्या है P2 है, अप टू सो ऑन ये क्या है Pn है, और ये क्या है टोटल मोमेंटम P है। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू सो ऑन Pn। तो MVCM, तो ये टोटल मोमेंटम क्या है कैपिटल P, तो MVCM इसे हम नहीं लिखते, MVCM इज इक्वल टू क्या आ गया टोटल मोमेंटम P के इक्वल आ गया। तो रीअरेंज किया इज इक्वल टू MVCM। तो टोटल मोमेंटम जो है n पार्टिकल्स के लिए क्या आ गया हमारे पास P वेक्टर इज इक्वल टू MV वेक्टर CM।